हाँ, तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? कल के क्लास में जो आपको बताया गया था, बायोलॉजी के बारे में बताए थे कि बायोलॉजी क्या चीज़ होता है, ये कितने भागों में होता है, ये सारा चीज़ बता दिए थे। चलिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का ही एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण। चलिए मनुष्य में पोषण को हटाइए। सबसे पहले ये समझते हैं कि पोषण क्या होता है। देहात की भाषा में अगर बोले तो शरीर जो हमारा जिससे पोसाता है ना, शरीर जिससे पोसाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। और हमारे शरीर में क्या होता है भाई? तो भोजन में जो भी जरूरत वाला चीज़ है, जो हमारे शरीर को प्रॉफिट देगा, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, उसको अवशोषित कर लेते हैं और उससे अपना काम करते हैं, उससे हमको ऊर्जा मिलती है। तो पोषण किसको कहेंगे? भोजन को ग्रहण करना और भोजन में मौजूद जरूरतमंद चीज़ों को अवशोषित करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। बात समझ में आया? भोजन को ग्रहण करना एवं भोजन में मौजूद आवश्यक तत्वों को ग्रहण करना या अवशोषित करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और पोषण की जो क्रिया होती है ये पाचन तंत्र के द्वारा संभव है। किसके द्वारा? पाचन तंत्र के द्वारा होती है। मनुष्य में जो पोषण की क्रिया होती है किसके द्वारा? पाचन तंत्र के द्वारा पूरा होती है। अब समझिए कि ये पाचन क्या होता है, फिर बाद में समझ लेंगे तंत्र क्या होता है। तो पाचन का मतलब होता है, अच्छा हम लोग जो भोजन करते हैं भाई, तो क्या खाते हैं? भात, दाल, सब्जी, है ना, चोखा, फल फ्रूट, मांस, ये सब चीज खाते हैं। क्या ये सारा चीज डायरेक्ट हमारे शरीर के कोशिकाओं में चले जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ब्लड में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो इसके लिए क्या जरूरत होगा कि भाई बड़का बड़का चीज है, इतना बड़का बड़का दाना है, सबसे पहले इसको कूटना है, एकदम कूट कूट कर इतना छोटा बना देंगे, इतना छोटा बना देंगे कि वो ब्लड में जा करके मिल सके, घुल सके। इसी को कहते हैं पाचन। तो पाचन का मतलब हुआ कि बड़े बड़े पदार्थों को, बड़े बड़े कण को कूट कूट कर छोटे रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। मतलब भोजन के बड़े बड़े कण को छोटे छोटे रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं किताब की भाषा में, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के रूप में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है। अब समझिए तंत्र। तंत्र लग जाने का मतलब, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सिस्टम। तंत्र लग जाने का मतलब है कि उसमें कोई एक अंग नहीं है। हम जैसे हमारा शरीर भी एक तरह का तंत्र है, मतलब सिस्टम है। क्योंकि हमारे शरीर में एक वो अंग नहीं है। नाक है, कान है, मुंह है, दांत है, पेट है, छोटी आंत, बड़ी आंत, हृदय है, फेफड़ा है, बहुत सारा अंग है, मस्तिष्क है, आंख है, बहुत सारा अंग है। लेकिन क्या हमारा सारा अंग एक काम करता है? आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, दांत का काम है कूटना, कोई चीज को काटना, तोड़ना, छीलना, जीभ का काम है मिलाना, स्वाद लेना। उसी तरह पाचन तंत्र मतलब पाचन की क्रिया में शरीर के जो जो अंग भाग लेते हैं वो सभी अंग को कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है। शरीर के वे सभी अंग जो पाचन की क्रिया में हमें मदद करती है क्या कहलाती है? पाचन तंत्र कहलाती है। और चाहे वो अंग डायरेक्टली भाग ले, चाहे इनडायरेक्टली भाग ले। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब मान लिया जाए कोई दो लड़के में झगड़ा हो रहा है, वो दोनों तो डायरेक्ट झगड़ा कर रहा है अपना भाई, लेकिन हम पीछे से क्या कर रहे हैं? अरे मर 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 मर, ऐसा अगर कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली उस मार में, उस झगड़ा में हेल्प कर रहे हैं, तो हम भी उस झगड़े का हिस्सा हो जाएंगे। तो शरीर में हमारे वैसे सब अंग हैं जो इनडायरेक्टली भाग लेते हैं पाचन में, लेकिन वो मदद करते हैं पाचन में। ठीक है। तो देखिए हमारे शरीर के कौन कौन से अंग हैं? तो कुछ अंग हैं हमारे शरीर के, तो कुछ ग्रंथि है। समझ लीजिए ग्रंथि क्या होता है। ग्रंथि जो होती है एक थैली के जैसा, जैसे झोला देखे ना, झोला, वो देखे बूढ़ा सब आदमी को बटुआ रखते हुए, वो बटुआ कमर में खोद के जो रखता है, हटिया बाजार जो करता है, देखें उसी तरह एक थैली नुमा संरचना होती है।
थैली के आकार का, और उससे हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। और हार्मोन का अलग काम है, एंजाइम समझ लीजिए यहाँ पे क्या है। एंजाइम का काम क्या है? जैविक क्रिया के गति को तेज करना। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन हम लोग का मैक्सिमम 5 से 6 घंटा में पच जाता है। अब जैसा भोजन कीजिएगा उस हिसाब से पाचन होगा। मैक्सिमम 5 से 6 घंटा में भोजन पच ही जाता है, ठीक है। अब किसी का पेटे खराब है तो भाई उसमें तो बोलने वाली बात ही नहीं है फिर, है ना। तो अगर उसमें कुछ एंजाइम मिलता है तब जाकर के वो 5 से 6 घंटा में पचता है। अगर एंजाइम नहीं मिले तो उसी भोजन को पचने में 12 से 14 घंटा का समय लेगा, हो सकता है वो 18 घंटा ले लेगा। तो एंजाइम क्या करता है? जो काम 10 घंटों में होने वाला है उसको एकदम कम समय में 2 घंटों में खत्म करता है। मतलब ये किससे निकलता है? ग्रंथि से। किससे? ग्रंथि से। बात समझ में आया? मतलब एंजाइम जो है ना, जैविक क्रियाओं की गति को तेज करता है। और देखिए पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और कौन कौन सी ग्रंथि भाग लेते हैं। देखिए दांत आपके भाग लेते हैं, जीभ आपके भाग लेते हैं, ग्रसनी आपके भाग लेते हैं, ग्रास नली हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, मलाशय हो गया और गुदा हो गया। ये सारे अंग भाग लेते हैं, ठीक है। और अगर यकृत की बात करें, देखिए आप लोग ये वर्ड वगैरह देख करके डरिएगा मत, ठीक है। वो होता है ना कि वर्ड का कितना कितना माइंड में नहीं घुस रहा है। देखिए कोई भी चीज़ हम लोगों को कब समझ में नहीं आता है? जब आप उसको पढ़िएगा नहीं तब आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरा, जब आप पढ़ रहे हैं लेकिन एके में खिचड़ी बना के पढ़ रहे हैं तो फिर दिमाग से बाहर होने लगेगा। अलग अलग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, बढ़िया से समझ में आएगा। अब देखिए दांत का हमको वही ना यहाँ पे काम करना है जो पाचन में यूज हो रहा है। बाकी का वो दांत होता है, कितने प्रकार के दांत होते हैं, ये सारा चीज पढ़ेंगे दांत वाले टॉपिक पे। तो दांत और जीभ अलग बना देंगे वीडियो, वहां पे जाके देख लीजिएगा। बाकी यहाँ समझ लीजिए। फिर अगर हम बात करें ग्रंथि का, तो हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथि भाग लेते हैं पाचन में? तो आपका हो जाएगा यकृत, आपका हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड जिसको आप लोग कहते हैं लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। फिर आपका हो गया अग्न्याशय, इंग्लिश में पेनक्रियाज। फिर आपका जठर ग्रंथि, फिर आपका आंतरीय ग्रंथि। हम सारा बता देंगे ये ग्रंथि कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारा चीज आपको बता देंगे। ये सारा थोड़ा सा आप यकृत के बारे में जान लीजिए। यकृत जो होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इस ग्रंथि की एक खासियत जानते हैं क्या है? ये अपनी क्षतिपूर्ति को, क्षतिपूर्ति मतलब कहीं कट गया, टूट गया, भंग गया, अगर यकृत में, यकृत को ही कहते हैं इंग्लिश में लीवर, और जिगर भी इसी को कहते हैं, जिगर। अगर कहीं वो जिगर टूट गया तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई दवा दारू खाने का कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मतलब ये अपने क्षतिपूर्ति को स्वयं ठीक कर सकता है, ये यकृत का खासियत है। तो चलिए, शरीर, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गई? यकृत, जिसको लीवर कहते हैं या जिगर कहते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसके बारे में भाई? तो आहार नाल के बारे में। तो आहार नाल किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री, एलिमेंट्री, MENTRYCANAL, कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब ये समझेंगे आहार नाल किसको कहते हैं। आहार नाल किसको कहते हैं? आहार मतलब क्या? भोजन। और नाल मतलब क्या? नली, पाइप देखें वो भी एक नली की तरह होता है। तो भोजन हमारे शरीर के जिस जिस नली से होकर या जिस जिस रास्ते से होकर गुजरता है, उस सारे रास्ते को अगर मिला दे तो सारा रास्ता क्या कहलाएगा? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहलाएगा, है ना। शरीर के जिस मार्ग से होकर भोजन गुजरता है उसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और ये आहार नाल किसका बना होता है? तो मांस का बना होता है, मांसपेशी, मांस का बना होता है। और ये लंबी होती है, लगभग 10 फीट का होता है, लगभग 32 फीट का। फीट में, अगर फीट में बोले तो 30-32 फीट का। अगर किसी का शरीर मोटा है, लंबा है ना, वो खली वगैरह को देख लीजिए, उसका 30 फीट में कुछ होगा, 34-35 फीट होगा कि नहीं? शरीर अगर रहा तो रहता। अगर नॉर्मली अगर हम बोले व्यस्त मनुष्य का, तो लगभग हम कह सकते हैं कि 32 फीट, 10 मीटर के करीबन आहार नाल की लंबाई। मुंह से लेकर के गुदा तक ये टोटल आहार नाल,
अब ये समझ लेते हैं कि भोजन किस किस रास्ते से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग भोजन को मुंह में डालते हैं। मुंह से कहाँ जाता है? मुंह के द्वारा कहाँ? मुख गुहा में। गुहा मतलब खाली जगह। तो ये मुंह ये खाली जगह हो गया, इसी को बोलेंगे मुख गुहा, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी तो मुख गुहा में। मुख गुहा के बाद भोजन यहाँ पे, जिसको बोलेंगे ग्रसनी। क्या बोलेंगे? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद भोजन यहाँ पे, यहाँ इसमें, इसको क्या बोलेंगे? ग्रास नली। ग्रास नली। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाएगा? तो पेट में। क्या बोलेंगे? अमाशय। अमाशय। अमाशय के बाद यहाँ भोटी ना, दो तरह से, एक छोटी आंत, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत। कहाँ पे? बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद मलाशय। कहाँ पे? मलाशय। अब मलाशय के बाद गुदा। गुदा है ना, गुदा। गुदा के रास्ते से शरीर से बाहर, शरीर से बाहर। गुदा के रास्ते से हम लोग क्या करेंगे? शरीर से बाहर करेंगे। और मुंह के अंदर, शरीर में डालेंगे किसके रास्ते से? मुख गुहा में। मुंह के रास्ते से मुख गुहा में। और निकालेंगे कहाँ से? गुदा के रास्ते से शरीर से बाहर। बात क्लियर है? अब आगे देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना भाई, ये कस करके मुख गुहा पढ़ लेंगे, ग्रसनी पढ़ लेंगे, ग्रास नली पढ़ लेंगे, अमाशय पढ़ लेंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारा एक एक करके पढ़ेंगे, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा सा समझते हैं कि मुख गुहा किसको कहते हैं। मुख गुहा, ये तो मुंह हो गया। अब मुंह का ये खाली जगह, गुहा मतलब खाली जगह, गुहा मतलब खाली जगह, तो मुंह के खाली जगह को कहते हैं मुख गुहा। तो भोजन जो हम लोग लेते हैं मिला जुला करके मुख गुहा में डालते हैं। कहाँ पे डालते हैं? मुख गुहा में। तो भोजन को अंतर्ग्रहण मुंह के द्वारा काम करते हैं, मुख गुहा में किया जाता है। और मुख गुहा में तीन चीज होती है। तीन चीज क्या क्या? तो सबसे पहले सर दांत होता है, जीभ होता है और ग्रंथि होता है। दांत का काम क्या है? भोजन को तोड़ना। भोजन को तोड़ना। तो भोजन को तोड़ना, भोजन को तोड़ने का काम कौन करता है? दांत करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, कोई बुलाया, एकदम जल्दी 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 लिए और निकले, आ गए ना, बड़ा दिक्कत। इसमें पाचन में बहुत दिक्कत होगी। देखिए कैसे। दांत का काम है भोजन को तोड़ना। जीभ का तो एक काम हो गया भाई आपका स्वाद, और दूसरा काम है भोजन को मिलाना। भोजन को मिलाना। भोजन को मिलाना। भोजन को मिलाना। सर मिला तो हम लोग थरिये में लेते हैं, नहीं, मुंह में भी मिलाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रंथि है हमारे मुख गुहा में, तीन जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती, तीन जोड़ों में। तो 6 पीस, टोटल 6 गो। कौन कौन सा? पैरोटिड, सबमंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड और सबलिंगुअल और सबमंडिबुलर, ये भी 2 गो, ये भी 2 और ये भी 2। और इसी से जो रस निकलता है उसी रस को कहते हैं हम लोग लार। क्या कहते हैं? लार, जिसको भोजन में मिलाना अच्छी तरीका से क्या है? जरूरी है। अगर वो भोजन में अच्छी तरीका से नहीं मिलेगा तो पाचन की क्रिया में दिक्कत होगी। देखिए अब ध्यान से ये ग्रंथि को देखिए। ये ग्रंथि हमारे कान के पास होती है, इस जगह पे, पैरोटिड ग्रंथि। सबमंडिबुलर ग्रंथि यहाँ पे होता है, जबड़े के पास, यहाँ अंदर में, यहाँ, ठीक। और ये जो सबलिंगुअल ग्रंथि है, सबलिंगुअल यहाँ जीभ के नीचे में पाई जाती है। तो टोटल हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको सलाइवरी ग्लैंड भी कह सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि कह सकते हैं। एक बात और ध्यान में समझ लीजिए आप लोग, ये जो पैरोटिड ग्रंथि है, ये जो पैरोटिड ग्रंथि है, इसी पैरोटिड ग्रंथि का जो मतलब जो सांप होता है, जो विषधारी सांप होता है, इसमें विष होता है। तो जो सांप में जो जहर की जो थैली होती है ना, जहर जो निकलता है इसी पैरोटिड ग्रंथि से निकलती है। मतलब सांप में जो जहर ग्रंथि का, विष ग्रंथि का काम करता है, ये पैरोटिड ग्रंथि ही करती है। लेकिन हम लोगों में, ठीक है, तो चलिए आप लोग इतना उतार लीजिए, इसके बाद फिर आगे। मुख गुहा में 3 जोड़ी ग्रंथियां होती है, और 3 जोड़ी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? एक तो पैरोटिड ग्रंथि, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पूरे शरीर में नहीं, मुख गुहा की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। अगर पूरे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो होता है यकृत, लीवर, जिसको हम जिगर कहते हैं।
अब समझिए, ये तीनों ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सब मंडिबुलर ग्रंथि, दो पीस, सब तीनों ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है, मतलब जो रस निकलता है, उस रस को ही हम लोग कहते हैं लार। और जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, जब भोजन खाते हैं हम लोग, जब हम उसको चिबाएंगे बढ़िया से, तो क्या होगा, वो लार अच्छे से मिलेगा किसमें, भोजन में। और जब वो अच्छे से भोजन में मिलेगा, ये मिलाने का काम ही करेगा जीभ। और जब हम अच्छे से मिलाएंगे तो उसका पाचन अच्छे से होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दोस्त बुलाया खेलने के लिए, तुरंत लिए खाना, एकदम हापूच हापूच एकदम स्पीड में खाएं और दौड़ गए। क्या वो लार में जो एंजाइम है वो भोजन में मिला? नहीं मिला, जिसके कारण कभी एसिडिटी प्रॉब्लम, तो कभी भोजन पचवे नहीं किया, भोरे भोर लोटा लेके दौड़े हैं, बाथरूम दौड़े हैं, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए, हमारे लार में जो होता है ना, ये 3 तरह के एंजाइम होते हैं। टाइलिन, जिसको आप एमाइलेज कहते हैं, ठीक है, टाइलिन जिसको आप एमाइलेज भी कहते हैं, या लार एमाइलेज भी किसी किसी बुक में लिखा हुआ है। तो टाइलिन या एमाइलेज, दूसरा होता है म्यूकस, और तीसरा होता है लाइसोजाइम। ये 3 तरह का एंजाइम हमारे लार में होते हैं, है ना। जैसे अभी हम इमली का बोलेंगे कि चलो रे बच्चा, तब चलो आज पार्टी देंगे, और लड़कियों लोग को पार्टी देंगे, क्या गुपचुप का देंगे। कई लड़की का मुंह में आ गया होगा लार, वो जो लार जो बना, उस लार में ये तीनों एंजाइम होगा, टाइलिन, म्यूकस और लाइसोजाइम। टाइलिन का काम है मंड को मतलब स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना, ठीक है। ये स्टार्च और माल्टोज क्या होता है, जब आपको हम कार्बोहाइड्रेट पर चैप्टर बनाएंगे तो वहां पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये सब जो है ना, कार्बोहाइड्रेट का रूप है। इसको इस तरह से आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार भात बनाते हैं, तो चावल से ही तो भात बनती है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा देर पहले उतार दिए तो वो भात कहला जाता है, और लेट से उतारे तो वो गोलत्थी कहला जाता है कि नहीं है। उसमें थोड़ा सा दूध में अगर उसको खौला दिए चीनी दे के, तो वो फिर क्या बोलते हैं उसको, खीर कहला जाता है कि नहीं। लेकिन है तो वो सब चावले का रूप ना, है तो सारा चीज वो चावल का ही। उसी तरह ये सारा जो रूप है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का है। हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, वसा रहता है, विटामिन रहता है, खनिज रहता है, और क्या रहता है, पानी पीते हैं, इतना सारा चीज करते हैं। तो ये देखिए, ये क्या करता है ना, मंड को माल्टोज में तोड़ देता है। मतलब मंड जो होता है ना, वो बड़ा रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। उसको एकदम छोटा रूप में, थोड़ा छोटा रूप में तोड़ता है, जिसको कहते हैं माल्टोज। तो मंड को मतलब स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम कौन करता है, टाइलिन करता है। तो देखिए, भोजन के पाचन की क्रिया हमारे मुख गुहा से, मतलब मुंहे से शुरू हो जाता है। मतलब भोजन पचने की क्रिया मुंहे से शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी अगर खा लेंगे तो मुंह में पाचन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए खाना जब भी खाना चाहिए, तो मतलब दादा सबके जमाने के लोग जो थे, वो लोग लंबे समय तक जीते थे, उसका कभी भी पाचन तंत्र खराब नहीं होता था। क्या रीजन था? आराम से बैठ के खाना खाते थे, एकदम चबाते थे। लेकिन हम लोग धड़ पर करके खाएंगे तो पाचन की क्रिया अच्छा से नहीं होगी। तो भोजन के पाचन की क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मुंह में कौन, टाइलिन क्या करता है, तो मंड को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। ये मंड और कार्बोहाइड्रेट क्या है, मंड और ये माल्टोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा, ये तो हम कह सकते हैं लसलसा बनाता है। जब भी आप भोजन खाए होंगे, भोजन खाने के बाद भात खाएं या रोटी खाएं और सब्जी खाएं, उसमें जब मुंह में लिए उसको चिबाएं, जब इसको बाहर जब निकालते हैं, देखते हैं एकदम इस तरह करके, देखें कभी, दे एकदम सटेगा। वो लट्ठापन कहाँ से आया? इसी म्यूकस के वजह से आया। किसके वजह से? म्यूकस की वजह से। ये भोजन को चिपचिपा बनाता है और लसलसा बनाता है, जिसके कारण कि जब ये नली में भोजन जाता है तो नली को कोई तरह का दिक्कत ना हो, आसानी से ये ससर जाए। ये काम किसका है? म्यूकस का है। अब ये लाइसोजाइम क्या है? लाइसोजाइम का काम है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो लाइसोजाइम का काम क्या भाई? तो लाइसोजाइम का काम है जीवाणुओं को नष्ट करना।
जीवाणुओं को क्या करना, नष्ट करना, ये काम है लाइसोजाइम का। मतलब समझे, देखे कभी मजदूर वगैरह सब देखे ना, बेचारा काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, उधर से कोई आया खैनी बना करके दे दिया उसको, लिया हाथ में, मार दम तुरंत मुंह में ले लिया, तो क्या बहुत सारे जीवाणु वगैरह सब, बैक्टीरिया वगैरह सब हाथ में था, जो हाथ के रास्ते, हाथ से कहाँ चले गया, मुंह में चले गया। अगर वो नहीं मरेगा तो शरीर को दिक्कत देगा, तो उस जीवाणु को मारने का काम कौन करता है, ये लाइसोजाइम करता है। बात समझ में आ गया। तो चलिए, मुंह में क्या क्या होता है भोजन के साथ, ये हम आपको बता दिए। हम कुल मिलाकर नोट का पहला पॉइंट, ये नोट का दूसरा पॉइंट, हम ये कह सकते हैं कि भोजन के पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाती है। कहाँ से? भोजन के पाचन की क्रिया, भोजन के पाचन की क्रिया, भोजन के पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है, मुख गुहा से प्रारंभ होती है। शुरू कहाँ से हो जाती है भाई? मुख गुहा से। अच्छा, मुख गुहा में क्या होता है? तो जो मंड होता है, मंड समझते हैं? इसको देखें क्या बोलते हैं, गेहूं के ऊपर जो परत देखे ना, वो कार्बोहाइड्रेट का परत है, उसको स्टार्च या मंड कहते हैं। उसी मंड को, वो कार्बोहाइड्रेट है, उसी का एक रूप है, तो कार्बोहाइड्रेट जिसको मंड कह रहे हैं, उस मंड को माल्टोज में परिवर्तित करता है कौन? टाइलिन। तो आपसे पूछ लेगा कि स्टार्च को टाइलिन के रूप में कौन बदलता है? स्टार्च को माल्टोज के रूप में कौन बदलता है? तो टाइलिन बदलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मुख गुहा में किस तरह के भोजन का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, अब आगे आइए। इसके बाद भोजन आ जाता है आपका ग्रास नली में। ठीक है, अभी आप बोलेगा सर ग्रसनी आप बोले थे, तो ध्यान से देखिएगा, फिगर को ध्यान से देखिएगा। देखिए फिगर को देखिएगा ध्यान से, देखिए ये है फिगर। ठीक है, ये जो आपका है, ये नाक वाला, ये हो गया आपका श्वास, नासा छिद्र इसको बोलेंगे, नासा छिद्र ये वाला। ठीक है, ये हो गया आपका मुख गुहा, ये हो गया आपका ये। ठीक, अब ध्यान से समझिए, अगर कोई नाक दाब देगा इस तरह से, तो हम लोग जीवित रह जाएगा। मुंह से सांस लेके आप कोई मुंह दाब दिया, नाक से ले लेंगे, इसका मतलब है कि मुंह से भी सांस ले रहे हैं, नाक से भी ले रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों कहीं ना कहीं जाके मिल रहा है। तो देखिए ये इधर से भी और इधर से भी, तो इस वाले भाग को ही कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी। मतलब ये सांस वाला और क्या, ये मुख गुहा, दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग है, कॉमन पार्ट है, उसी को कहते हैं ग्रसनी। ठीक है, ये ग्रसनी जब आगे की ओर बढ़ेगा, जब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो ये दो भाग में टूट जाएगा। आगे वाला हो जाता है श्वास नली, इसको कभी छुइएगा, बोलते समय टच कीजिएगा, देखिएगा वाइब्रेट करेगा पूरा। ये आगे की ओर हो जाएगा ग्रसनी, और पीछे की ओर हो जाएगा आपका फूड पाइप, जिसको कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। ठीक है, ग्रास नली कहते हैं। बात क्लियर है? ये आगे की ओर जो है भाई, ये आगे की ओर आपका श्वास नली है, और ये आपका अमाशय है, ये आपका क्या है? अमाशय, बोले तो पेट है। बात समझ में आ गया? अब ध्यान से समझिएगा, ये जो ग्रास नली है भाई, ये ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली जिसमें भोजन जाता है, इसमें भोजन के पाचन की क्रिया नहीं होती, इसमें कोई तरह से भोजन पचता नहीं है, सिर्फ ये जाने का एक रास्ता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें क्रमाकुंचन की गति होती है। देखिए, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में क्रमाकुंचन की क्रिया के द्वारा भोजन अमाशय में पहुंचता है, मतलब आगे जाता है। क्रमाकुंचन क्या हुआ? कभी आप देखें, जब सांप कोई मेढक को खा लेता है, तो देखे हुए उसका पेट कभी इस तरह से फूलेगा कहीं, और फिर जब मेढक आगे बढ़ेगा, यहाँ पे मेढक के फूल जाएगा, फिर पिचक जाएगा, फिर ये फूलेगा, फिर ये पिचकेगा, इस तरह करते, इसी गति को कहते हैं कर्मानुकिंचन गति।
ठीक है। जब भी हम लोग भोजन करते हैं देखिएगा, जब निकलेंगे अंदर की ओर तो देखिएगा इस तरह कभी सिकुड़ेगा कभी फैलेगा। इसी को कहते हैं कर्मा कुंचन गति। ये ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली को ग्रासिका भी कहते हैं, या इसको भोजन नली भी कहते हैं, या इसको गैलेट भी कहते हैं, या इसको फूड पाइप भी कहते हैं, इसको एसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई जो होती है, ठीक है, लगभग आपका 12 से 15 सेंटीमीटर का होता है। 12 से 15 सेंटीमीटर का इसकी लंबाई होती है ग्रास नली का लंबाई, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ध्यान से देखिए, ग्रसनी ये तो क्षेत्र हो गया, उभयनिष्ठ क्षेत्र दोनों का, नसा छिद्र और मुख गुहा का उभयनिष्ठ क्षेत्र। इसके नीचे एक सिपाही का काम करता है, उसको कहते हैं एपीग्लोटिस क्या करता है? देखिए ये क्या होता है ना, एपीग्लोटिस क्या करता है, जब हम लोग भोजन को अंदर डालते हैं तो वो भोजन सांस नली, ये जो आगे वाला नली है आगे की ओर, ये जो ग्रास नली है ये पीछे होता है, इसके अंदर पीछे होता है, आगे की ओर होता है आपका श्वास नली, ठीक है। श्वास नली में भोजन चले ना जाए इसके लिए ये रोकता है। ये रोकने का काम कौन करता है? एपीग्लोटिस करता है। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो दिमाग को ये मैसेज चले जाता है कि हम भाई खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। तो तुरंत एपीग्लोटिस क्या करता है, ये ग्रास नली वाला रास्ता को खुला कर देता है, इसको बंद कर देता है श्वास नली को, जिसके कारण भोजन श्वास नली में जाता नहीं है। लेकिन जानते हैं क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या खाना यहाँ खा रहे हैं, सोच रहे हैं मेला में, अरे हम गए थे जो मेला ना, वो तो बड़ा अच्छी लग रही थी देखने में। अब दिमाग है वहाँ पे और खाना खा रहे हैं यहाँ पे, और दिमाग को पता चल ही नहीं रहा है कि हम कर क्या रहे, खाना खा रहे हैं कि सांस ले रहे, कर क्या रहे हैं, जिसके कारण खाना कहाँ चले जाता है? श्वास नली में। और श्वास नली में जैसे जाता है तुरंत फेफड़ा कहता है अरे तुम इधर क्या आ रहा है, तुम्हारा ही रास्ता है, जाओ ऊपर, उसको ठेलता है। वही ठेलने के कारण हिचकी आती है हम लोगों को। कभी कभी देखे ना, खाना खाने के कारण हम लोग को हिचकी आती है। तो हिचकी इसी कारण से आती है जब भोजन श्वास नली में आ जाता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, कोई याद करिए लो, कोई दूसरों याद कर रहा होगा, इसलिए हम लोग को ये हिचकी आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। तो चलिए ग्रास नली को समझ गए। ग्रास नली भी आपको समझ में आ गया कि भाई मुख गुहा के बाद ग्रास नली के द्वारा भोजन कहाँ आता है? आमाशय में आता है। कहाँ पे आता है भाई? आमाशय में आता है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका हम सेकेंड पार्ट फिर कल आपको अपलोड कर देंगे, फिर वहाँ से देख करके खत्म। ये 2 या 3 पार्ट में आपका बनेगा, ठीक है। तो हम आपको अभी क्या क्या पढ़ा दिए, मुख गुहा पढ़ा दिए, ग्रास नली पढ़ा दिए। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसको एकदम बढ़िया से, जहाँ भी समझ में नहीं आया आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा, फिर हम कमेंट